क्योंकि आज हमारे साथ बात करने के लिए नक्षत्र न्यूज़ चैनल के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट संदीप सिंह जी हैं। पेशे से एडवोकेट हैं, तो और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। संदीप जी, आपका नक्षत्र न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप जी, अब बात करते हैं कि मुद्दा इस समय यूजीसी का चल रहा है और बहुत गरमाया हुआ चल रहा है, और इसी को लेके आप 21 तारीख को विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस प्रदर्शन को आपने एक नाम भी दिया है कि जो है यूजीसी के खिलाफ सवर्णों का मोर्चा। जी, तो कैसे देखते हैं यूजीसी को, पहले तो ये हमें बताइए, और किस तरीके से देख रहे हैं कि यूजीसी में सवर्णों का नुकसान हो रहा देखिए यूजीसी को मैं काले कानून के रूप में देखता हूँ। ये काला कानून 1871 में अंग्रेजों ने एक ट्राइबल एक्ट बनाया था, जिसमें बहुत सी जातियां इस देश की ऐसी थी जिनको पैदाइशी अपराधी मान लिया गया था। यूजीसी उसी तरीके का एक एक्ट है जो हमारे यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के पढ़ने वाले बच्चों के लिए काला कानून है, जिनको शोषक मान लिया गया। है, शोषक मान लिया। तो ऐसी स्थिति में हम उसको काला कानून मानते हैं और इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और सामान्य वर्ग से आने वाले हर आदमी से मेरी अपील भी है आपके माध्यम से कि सब लोग इसका विरोध करें, नहीं तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, यूजीसी आने से अगर ये एक्ट लागू होता है तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सवर्णों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये नुकसान है, ये खत्म है। बच्चे देखिए, हम लोग उच्च शिक्षा में जो भी बच्चे जाते हैं, हम लोग किसी को ये सिखाते नहीं हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब तुम लोग जाओ, संस्कार के लिए भेजते हैं, राष्ट्र के लिए भेजते हैं और शिक्षा के लिए भेजते हैं। अब बच्चा उसमें जाके ये डरने लगे अगर कि किसी की बात न सुने, कोई नोट्स देने से अगर वो मना कर देगा तो वो लिखा देंगे, शिकायत कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, उस शिकायत झूठी पाई जाने पे भी सामने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो काला कानून है, इस कानून को से हम लोगों का बड़ा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं जब चीफ जस्टिस सीजीआई के पास भी ये वाद गया, तो उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की। देखिए, उन्होंने जो टिप्पणी की वो बहुत ही ऐसी टिप्पणी थी जो सरकार के लिए बहुत ही खराब थी। सरकारों को ये समझना चाहिए था कि इस देश की न्यायपालिका ने उनको ये कहा कि आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आधे घंटे में समझ में आया, लेकिन एक पक्ष जो यूजीसी लागू करने के पक्ष में लोग उतरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही उंगली उठा दी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना शुरू कर दी। तो ये अवमानना हो रही है जिस तरीके से न्यायालय की, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है या जो स्टे दिया है, उसका वेट करना चाहिए था। और वेट ना करके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठानी शुरू की, हिस्सेदारी की बात शुरू की, और इस काले कानून को लागू करने के लिए जो बातें की वो आप देखिए। तो सीजीआई की बेंच ने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि 2026 जो एक्ट है उसको यहीं पे इसी तरह रहने दिया जाए, और 2012 का जो एक्ट है उसको वो लागू रहे। उन्होंने फिलहाल कहा कि 19 तारीख तक सरकार नया नियम लाए और 2012 का जो चल रहा था फिलहाल वही चलेगा। 19 मार्च को सरकार क्या पेश करती है, क्या रखती है, ये तो 19 मार्च को पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए संदीप जी, अपने यहाँ जो गायक हैं कुमार विश्वास, उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि चाहे तिल लो या ताड़ लो, राजा हो, राजा हो, राई लो या पहाड़ लो, राजा हो, मैं अभागा सवर्ण हूं, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो, राजा हो तुम। रोया रोया उखाड़ा जा रहा है, हाथ से नहीं उखाड़ा जा रहा है। 1947 में देश की आजादी के बाद से उखाड़ा गया और हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। हम लोग एक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली कौम है और सामान्य वर्ग ने इस देश को बहुत दिया। टुकड़े टुकड़े में जो भारत था उसको अखंड भारत सामान्य वर्ग ने बनाया, और उसके बाद हम लोग देते ही चले आ रहे हैं। कितने दिन तक देते रहेंगे, कितने दिन तक? हम भी बोनाफाइड नागरिक हैं इस देश के, हमको भी तो हमारे अधिकार मिलने चाहिए। या आप सामान्य अधिकार की बात करते हैं, आप सामान्य अधिकार कर दीजिए, लेकिन इस तरीके से हम लोगों का अब हम लोगों का डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है। डिस्क्रिमिनेशन की बात सरकारें करती हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों का शुरू हो गया है। तो कितना देंगे हम लोग? तो जिस तरीके से आपने एक और समाज बना के खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में, सवर्ण समाज, इससे पहले आप करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं आपको जब देखा जाता था प्रदर्शनों में, तो आप बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के हिस्सा लेते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों से? मैं नेता नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ,
मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हूँ। डरे वो लोग जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, और जो सत्ताधारी दलों में है या जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, ईडी और सीबीआई का डर उनको होगा। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है अजय जी कि हमको कोई डरा पाए। तो यहाँ पे आपने इसी में अपने स्वर्ण मोर्चा की प्रमुख मांगों को लेकर भी कुछ कहा है। तो इसमें लिखा है किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, जाति के नाम पर नहीं। जी, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? गरीबी हर वर्ग में है, हर वर्ग में गरीबी है। आजादी से लेकर के आज तक एक वर्ग को आरक्षण मिला, 1993 से दूसरे वर्ग को आरक्षण मिला। सब हो गया, समय अवधि पूरी हो चुकी है। अब सब कुछ समान कर देना चाहिए। शिक्षा में बराबरी का अधिकार दे दीजिए, स्वास्थ्य में बराबरी का अधिकार दे दीजिए, छात्रवृत्ति बढ़ा दीजिए, लेकिन प्रतिभाओं को उचित मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिले। और एक बात, जिनको आरक्षण एक बार मिल चुका है उनके यहाँ आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप मुख्य धारा में शामिल हो गए तो आपको आरक्षण की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं संदीप जी ये भी देखा जाता है कि सवर्ण के जो बच्चे हैं वो लगातार मेहनत करते आते हैं, अपना जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जब वो कहीं किसी किसी परीक्षाओं में बैठते हैं तो अपने को एक अजीब तरीके से फेल महसूस करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? ये तो आरक्षण की देन है कि आप इस बात को समझिए कि 95% लाने वाला जो है वो कट ऑफ में बाहर रहता है। इस देश की व्यवस्था देखिए, 40 लाने वाला सिलेक्ट हो जाता है, सीट भरने के लिए -40 वाले को क्या कहते हैं, पास कर दिया जाता है, सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण रहे तो जो भी किसी भी वर्ग में, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम तो अपनी बात कहने उतरे हैं। दलित समाज में, अच्छा सबसे बड़ी बात, आरक्षण की सबसे बड़ी मामला क्या है, जो बैकवर्ड्स में आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण को 2600 जातियों में कितनी जातियां पाई हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एससी वर्ग में कितने लोगों ने उसका फायदा लिया, कितने लोग अछूते रह गए। एसटी वर्ग में कितने लोग पाए, कितने लोग अछूते रह गए, इसका डाटा सरकार पेश कर दे। मुश्किल से ओबीसी में भी कम लोग पाए हैं, ज्यादातर लोग उससे अछूते हैं। अच्छा, आपने एक पॉइंट और लिखा कि तत्काल प्रभाव से सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी एक मांग रख रहा है। आप सवर्ण आयोग की बात करते हैं और दूसरा वर्ग जो है वो अपने आयोग की बात करता है। आयोग है, सबके आयोग है, आप बताइए किसके नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको मानते हैं कि सवर्ण आयोग होना चाहिए। अरे मैं इसीलिए तो मांग कर रहा हूँ, किसका आयोग नहीं आप बताइए। महिला आयोग है, SC ST आयोग है, ओबीसी आयोग, अभी तो कोर्ट ने भी यहाँ पे पंचायत चुनाव के लिए भी कहा, ओबीसी आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, आप देखते जाइए सारे आयोग है, सवर्ण आयोग नहीं है। तो संदीप जी मेरी बात यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, फिर क्यों नहीं सवर्ण आयोग? हाँ, मतलब आप इससे भी बड़ी अजय जी मैटर देख लीजिए, इससे भी बड़ी आपको कहानी बता रहा हूँ। कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, तो समझ लीजिए आयोग बस बना नहीं, बाकी जनता सड़कों पे उतर गई थी। मतलब उनसे भी बदतर स्थिति है सवर्णों की, कि उनके किसी आयोग को माना ही नहीं जाए, उनके लिए कुछ बनाए, उनके लिए कुछ करना ही नहीं है। मतलब तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सवर्णों को सिर्फ यूज किया जाता है। नहीं, सवर्ण तो देते चले आए, आज भी मध्यम वर्ग, हमारा मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स इस देश को देता है। और आजादी के काल से और पुराने काल से लेके हम लोग मतलब हमारा जो सवर्ण है वो देता ही चला आ रहा है भारत को लगातार तो लगातार। कहीं ना कहीं सवर्ण अपने आप को ठगा भी महसूस करता होगा। नहीं, ठगे तो हम लोग शुरू से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्र बना रहे थे, अखंड भारत बना रहे थे, हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे थे, हम लोग संविधान को मानते थे, हम लोग संविधान के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब हमारे समानता का अधिकार छीन लिया जाएगा, जब हमारे मौलिक अधिकार छीने जाने लगेंगे, जब हमारे अंदर भेद पैदा किया जाएगा, तो लोकतंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है, मैं भी लड़ूंगा। अच्छा, एक 4-5 दिन पहले एक बड़ा मामला उठा था, एक बैंक कर्मी थी साक्षी क्या कुछ करके नाम, आस्था। आस्था करके। तो उसने कहा कि मैं ठाकुर हूं, तो उस पे बड़ा विवाद हुआ। उसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छा आप ये बताइए, हम जब कोई फायदा नहीं ले रहे हैं सरकार से, कोई फायदा नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम ठाकुर हैं? नहीं तो एक एक बात संदीप जी और है, अगर आप ठाकुर हैं
तो हाँ भाई, हम अपनी जाति को ठाकुर कहने पे गौरवान्वित होते सब हैं। सब ब्राह्मण है तो गौरवान्वित होता है कि हम ब्राह्मण हैं। सब व्यक्तियों को अपने जात पे गौरवान्वित होना चाहिए। संदीप सिंह क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, मुझे गर्व है। मैं ब्राह्मण होता, मैं दलित होता, मैं ओबीसी होता, मुझे उस पर भी गर्व होता। इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, हमारे देश की राष्ट्रपति कहती है मैं आदिवासी समाज से आता हूँ। आपने कभी ये क्यों नहीं कहा मैं भारतीय हूँ? जी। समानता तो असमानता में उसी समय बदल गई जब आपने ये कहना शुरू किया। एक बड़ा अच्छा गाना अपने यहाँ चला था, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती। हाँ, तब भी 5000 साल से लोग प्यासे हैं, तब भी प्यासे रहेंगे। तब भी प्यासे रहे। तो कहीं ना कहीं उस गाने की आप एक तरीके से ये कहिए कि वो गाना मिथ्या हो गया लोगों के लिए। हाँ, गंगा यमुना सरस्वती का देश है, तब भी लोग 5000 वर्ष से प्यासे हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं आपसे। आपने इसी में एक मांग और रखी, जब किसी के ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जाए, पहले जांच हो और अगर जांच के बाद शिकायत झूठी हो तो पाई जाए तो शिकायत करने वाले व्यक्ति को भी कठोर सजा दी जाए। जी। तो जब अपने यहाँ ऐसे कोई आयोग बनते हैं, SC/ST आयोग बनता है या कोई भी नया आयोग बनता है, तो ये सब चीजें पहले क्यों नहीं बन के आती उसमें? नहीं, देखिए प्रिविलेज एक्ट की कहानी इस देश में शुरू हुई सबसे पहले दहेज हत्या पे बनाया गया, जिसका बड़ा दुरुपयोग किया। डाउरी एक्ट जिसको बोलते हाँ, हैं। 498 था। बाद में उसमें मीडिएशन सेंटर बनाने पड़े। फिर निर्भया कांड में महिलाओं को अधिकार दे दिया गया, मिलना चाहिए नारी सम्मान के लिए, लेकिन उस अधिकार का इस समय दुरुपयोग चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST में जांच होनी चाहिए, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी 2018 में एक बिल लाए और बिल पे SC/ST को उन्होंने कहा कुछ नहीं, सीधे गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। फिर एक प्रिविलेज एक्ट, वो सब प्रिविलेज एक्ट है, ये सब प्रिविलेज एक्ट है जिनका दुरुपयोग होता है। अब उसी तरीके से यूजीसी लिया, यूजीसी लिया, ये सब प्रिविलेज एक्ट है, इनका दुरुपयोग चल रहा है। कोई विष्णु तिवारी 20 साल बाद जेल से निर्दोष होकर छूटता है, कोई बाराबंकी से 14 साल बाद निर्दोष हो गया। तुमने जीवन खा लिया भाई, जीवन खा लिया। उसके बाद तुम जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एजेंसियां आपकी हैं, आपको तब भी विश्वास नहीं है। एजेंसी हमारी नहीं है ना, एजेंसी सरकारों की है ना, पुलिस सरकार की, CBI सरकार की, ED सरकार की, तब भी आप जांच से डरते हैं, नहीं पहले जेल में। तो भाई किसी का इतना शोषण, किसी का स्वाभिमान, किसी की गरिमा नहीं है। स्वाभिमानियों का देश है, इतना बचा के रखना चाहिए। तो क्यों नहीं जांच के बाद गिरफ्तारी होगी? तो जब यूजीसी एक्ट बन रहा था, या मान लीजिए यूजीसी एक्ट तो 2012 में ही बन गया था, इसका जब नवीनीकरण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या जो है, जो भारत में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो नहीं बैठे थे क्या उनमें, जो एक्ट बन के जब तैयार हुआ? इसमें कई लोगों का बयान आया कि हमको तो पढ़ने को नहीं मिला और मुझसे पूछा भी नहीं गया। चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने कहा मैंने जो बना के दिया था वो लागू नहीं किया गया। ये सब तो ये राजनीतिक विषय है। लेकिन समस्या क्या है कि राजनीति में शासन सत्ता से लोग बहुत प्रेरित रहते हैं, उनको समाज उमज नहीं दिखता है। तो पता भी रहा होगा तो बोलने की हिम्मत नहीं रही होगी, हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, नहीं कह पाए होंगे, और इसलिए इस तरीके का बिल आ गया। तो मैं देखिए हिसाब सबका होगा, बारी बारी से होगा। जो शामिल थे, जो नहीं शामिल थे, सबका हिसाब होगा। अच्छा, आपने इसमें एक आपका लास्ट पॉइंट लिखा हुआ कि सवर्णों के इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, गलत बात कहने वालों पर सरकार तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कराए और दोषी व्यक्ति को कठोर सजा दी जाए। तो इस पे किस तरह से आप डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइन करेंगे हम। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहा करती थी कि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो मार्क्सवादियों द्वारा लिखा गया, कम्युनिस्टों द्वारा लिखा गया, इतिहास गलत है। और वही यूजीसी एक्ट लाने पे कहती है, वही लोग कहते हैं 5000 साल से पानी नहीं मिला। जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, इतनी नदियां हों, वहां पानी नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो ये व्यवस्थाएं हैं कि, सवाल क्या था, मैं थोड़ा सा भटक गया। सवाल आपका ये था कि सवर्णों के इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, गलत बात कहने वालों पर सरकार तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कराए। अब आप सुनिए, इतिहास जब चूंकि कम्युनिस्टों द्वारा लिखा गया, इतिहास में बहुत सी चीजें नहीं लिखी गई, बहुत सी चीजें लोगों को मालूम नहीं है। इतिहास जो जब रहा उसने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिख दिया। इतिहास पढ़ना हो तो व्यक्तिगत रूप से उन जगहों पे जाना चाहिए, उन जगहों के बारे में पता करना चाहिए। हमारा इतिहास है, बप्पा रावल, ईरान, तेहरान सब उन्होंने कब्जा कर लिया था।
इतिहास में उल्लेख है। और उन्होंने चौकियां बना दी थी। 500 साल तक कोई विदेशी आक्रांता नहीं आ पाया उनके बाद, आप समझिए। उसके बाद जिसका जो मन होता है उठाता है, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करता है, बताता है फलाने का रानी पद्मिनी के जौहर के बारे में बात करता है। अरे जिनको अपनी 7 पुश्तें नहीं मालूम वो मेरे इतिहास के बारे में बात करते हैं भाई। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि इतिहास को कहीं ना कहीं जो है फेरबदल किया जाता है। इतिहास अभी तक टोटल गलत पढ़ाया ही गया है। फिर मैं कोई भी बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ, बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ाया गया है। 11 साल में भाजपा सरकार ने शाहजहां औरंगजेब बाबर रोड क्यों नहीं हटा दी दिल्ली से? क्यों नहीं हटा दी? हमारे देश के थे, विदेशी आक्रांता थे, बाबर के वंश थे। वो एक यूनान का, एक ईरानी थी, एक मंगोलियन थी, उसका बाप ईरानी, उसकी माँ मंगोलियन। आप उनका उनका वो हमको बता रहे हैं? आपके यहाँ इतिहास, आपके यहाँ योद्धाओं की कमी है? आप चले जाइए दिल्ली में, लूटिए शोज में, बाबर रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, ये सब क्या तरीका है भाई? अब तुम्हारे पास खुद ही गौरवान्वित होने के लिए भी सौ विषय है। मैं ये नहीं कहता, तुम सारी चीजें तुम खुद ही कहते हो, तुम उनको महिमा मंडित करते हो। फिर जब तुम लड़ने आते हो तो तुम कहते हो सम्राट अशोक हमारे थे, चंद्रगुप्त मौर्य मेरे थे, और क्या कहते हैं मीर भोज हमारे थे, ये हमारे थे। अरे भैया जब तुम्हारे राजा थे तो तुमको रोका किसने? और तुम लोग ये क्यों नहीं लड़ रहे विदेशी आक्रांताओं का नाम हटा दो? तो ये सब बड़ा कहीं तक आप सवर्ण समाज और जो है करणी सेना एक साथ काम कर रही है। बिल्कुल करें, बिल्कुल। यूजीसी ने ही तो एक काम किया जो ठाकुर ब्राह्मणों के बीच में लगी एक थी उसको खत्म कर दी। तो इसको आप 21 तारीख को जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जहां तक देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट आप करने जा रहे हैं और काफी बैनर पोस्टर से आपने पूरे लखनऊ को मतलब छा दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या आपके दबाव में आएगी, आपको लगता है? देखिए सरकार क्या करेगी क्या नहीं है नहीं पता, है ना। हाँ, युद्ध करना मेरा काम है, अधिकार मांगना मेरा काम है। कब तक नहीं मानेगी और कब तक, हम लोग देखते हैं सरकार जीतेगी कि हम जीतेंगे, लेकिन हम लड़ने उतर पड़े हैं। हम लड़ेंगे, हम दबाव बनाएंगे, और हम दबाव हमारा लगातार जारी रहेगा। या तो इसको रोल बैक करें, या तो श्वेत पत्र जारी करें, जो भी इनको करना हो करें। नहीं करेंगे तो अभी बाकी मांगों के लिए भी हम लोग सड़क पे उतरेंगे। ये तो हमें ट्रेलर देने जा रहे सामान्य वर्ग कहता है संदीप जी, सामान्य वर्ग को ये एक्ट समझ में नहीं आता। हैं। वहीं जो और वर्ग हैं वो उसी एक्ट के लिए, जैसे अभी आप देख लीजिए पल्लवी पटेल थी। अब आप देखिए, यहीं पे मैं आपको रोक रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, ठीक है, जी। सामान्य वर्ग का कोई नेता नहीं आया, लेकिन जो लोग लोकसभा में और विधानसभा के मेंबर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और वो सड़क पे उतर गए लागू कराने के लिए, वो सड़क पे उतर गए। अरे भाई, मैं तो इन पल्लवी पटेल से पूछना चाहता हूँ, जब एस्ट्रोसिटी एक्ट आया था, जब SC ST कानून लाया गया था, तो तुमने सामान्य वर्ग के संग उतर के विरोध क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? वो तो तुम्हारे ऊपर लगता है। NCRB का डाटा है, उठा के देख लीजिएगा, 85% बैकवर्ड पीड़ित होते हैं SC ST एक्ट में। हमारी लड़ाई तो SC ST के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई बैकवर्ड से थोड़ी थी। SC ST के खिलाफ मेरी लड़ाई थी, तब तो बैकवर्ड हमारे साथ थे। आज वो जो है ये सब जो राजनीतिक प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, तो ये चाहे सरकार हो चाहे जो हो, हम लोगों की ताकत को जो कम अंदाजेगा, 2019 में यही उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव सपा बसपा मिल के लड़ी थी, तब भी समाज वर्ग की ताकत से 65 सीटें मिली थी। आप अगर 21 को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये कोशिश नहीं की कि वो एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए इस पे, कि सीधा आपने मान लिया कि नहीं सीधा प्रोटेस्ट ही करना है? नहीं, मुख्यमंत्री जी का क्या रोल है इसमें? इसमें रोल तो केंद्र सरकार का है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी से आप अपनी बात रखते। नहीं, इसमें हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जाएगा। ये सारी व्यवस्था तो केंद्र सरकार की कराई हुई ना, केंद्र उनके अधीन यूजीसी आता है ना, यूजीसी आता नहीं। अब घूसखोर पंडित वाले मामले में उन्होंने जो है FIR, मतलब हाँ कराई इंस्पेक्टर हजरत जैन ने इंस्पेक्टर की, तो उनके हाथ में जो चीज नहीं है उनसे बात करने से क्या होगा, वो बात तो ऊपर ही होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं संदीप जी आप जिस तरीके से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई, मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ बने, उसके बाद से क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूँ, आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ। मैं 1995 में वोट डालने लायक हुआ था, और मैंने तब से आज तक किसी और को वोट नहीं दिया।
आप समझिए, मैंने जातिवाद कोई मतलब नहीं, मैं राष्ट्रवाद पे वोट देता था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद से सीधे जातिवाद पे पहुंचा दिया हम लोग को अचानक से। अभी तक राष्ट्रवाद के नाम पे हम लोग वोट देते थे। मुख्यमंत्री जी के आने से सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि माफियाओं का जो गिरोह था वो टूट गया इस देश में, इस प्रदेश में। मतलब माफियागिरी खत्म हो गई। अब आप किसी को ये कहते तो नहीं सुनेंगे कि मैं फलाने बोल रहा हूँ, आपको गुंडा टैक्स दे दो। और योजनाएं उन्होंने, जो भी योजनाएं लागू हुई वो सब अच्छी थी। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत ही अच्छी सरकार थी। लॉ एंड ऑर्डर में तो नंबर 1 है, 10 में 10 नंबर है। मैं कई बार प्रोटेस्ट भी ऐसा कर चुका हूँ, जो लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो मैं कहता हूँ ना ना, अपराधियों के संग ऐसे ही होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर और तमाम काम ऐसे हुए जिनके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये काम जो हम लोगों के संग हो गया, हम लोगों का सारा हौसला, सारा राष्ट्रवादिता, सारा धर्म का ज्ञान, ये सब जाता रहा। क्योंकि मुझे ये लगा जब अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लड़के, पहले तो अपना अस्तित्व बचाएंगे तब तो किसी के लिए लड़ेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई, जी। तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? के मतलब उस काल को अगर याद करिए, जब वहां पे विध्वंस हुआ और उसके बाद जब अयोध्या का मंदिर बन के तैयार हुआ और फिर जो है धर्म ध्वजा को फहराया जाता है। मैं यही तो अजय जी कह रहा हूँ। मैं बहुत खुश था 370 हटा। मैं बहुत खुश था कि राम मंदिर बना। मैं बहुत खुश था। बहुत से ऐसे काम हुए जिन पे मैं खुश था। मैं तो कह रहा हूँ, मैं झंडा ढोता था, मुझे कहने में कोई समस्या नहीं है। मैं झंडा ढोता था और मैं आज भी ढोने को तैयार हूँ। यूजीसी हटा लो भाई, मैं आज भी ढोने ढोने के लिए तैयार मतलब हूँ। आपका सिर्फ एक मुद्दा है कि यूजीसी हाँ, हटा दो। यूजीसी हमारे समाज को, हमारा अस्तित्व खत्म कर रहा है। मेरी और कोई लड़ाई नहीं है। चलिए, अब आप आपको वहां लिए चलते हैं जहां से आप आते हैं, जहां आपका जन्म हुआ, सीतापुर। तो वहां पे एक बड़ा जो है धर्म के लिए है नैमिषारण्य, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार लगे हुए हैं और उसमें बड़ा विकास हो रहा है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा जन्म हुआ प्रतापगढ़ में, मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ, लेकिन सीतापुर से हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो मुझे ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि मैं सीतापुर। या तो सीतापुर का हूँ या बाराबंकी का हूँ। और मैं सीतापुर में कुछ ऐसा रहा हमारा, मेरे चाचा वहाँ पोस्टेड थे, तो मैं सीतापुर रहा बहुत हूँ। अब नैमिषारण्य देखिए, धर्म की जो बात है, हिंदू हूँ, राष्ट्रवादी हिंदू हूँ। और लेकिन अस्तित्व पे संकट आएगा तो समाज के लिए खड़े होंगे। लड़ना पड़ेगा। और नैमिषारण्य बहुत पवित्र धाम है, आप जानते ही हैं। और सरकार ने ये जो जितने भी हमारे धर्म स्थान हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे नैमिषारण्य हो, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और नीमसार तो मतलब अगल बगल वाली बहनें उसका महत्व न समझे, जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। वो लोग जाते आते हैं। मैं भी जब कभी मौका पाता हूँ तो चला जाता हूँ चंडिका देवी वो। तो अब वो सरकार एक कॉरिडोर भी बना रही है, सुना है मैंने, अभी तो पता नहीं क्या है, कि वो कॉरिडोर बिठूर से, और जी। बिठूर से नैमिषारण्य होते हुए अयोध्या पूरा जोड़ेगा। तो नैमिषारण्य तो फिर नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य के नाम पे नमन ही होता है, जी। हाथ अपने आप जुड़ जाता है। तो उसके लिए और क्या बताया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, नक्षत्र न्यूज के माध्यम से? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आपको मैं बहुत वो देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। दूसरा, मेरी सब लोगों से अपील है, 21 तारीख को सामान्य वर्ग से आने वाले लोग, जो भी आरक्षण से पीड़ित लोग हैं, कृपया वो लोग 21 तारीख को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर 12 बजे उपस्थित हों। वहाँ से गांधी प्रतिमा तक एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है मैंने। सवर्ण समाज का आयोजन है, सामान्य वर्ग का आयोजन है। सारे संगठनों को से अपील है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे संदीप सिंह जी, जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अभी एक नया संगठन बनाया। और उसके बाद आपको बता दें कि एडवोकेट भी हैं और हमेशा सवर्णों की लड़ाई लड़ते हैं। तो इसी इसी के साथ यहीं पे हम अपना ये प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं और अगले फिर किसी के साथ मिलेंगे अपने पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।